आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल वीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, हम इस वीडियो में आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाएंगे। इकाई 2, हाँ, यूनिट 2 बायोलॉजी, चैप्टर 5 है साइंस का, और जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम शुरू करेंगे इस वीडियो में। चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। बच्चों, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं। चैप्टर 5, जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मौलिक किसे कहते हैं बच्चों? मूलभूत, मूलभूत होता है, या कह सकते हैं आधारभूत, जिसके आधार पर बड़ी बड़ी चीज़ें तैयार की जाती हैं। हाँ, बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं। वो उस आधार को आधारभूत कहते हैं, मौलिक कहते हैं, और मूलभूत भी कह सकते हैं। हाँ, इंग्लिश में फंडामेंटल कहते हैं। यूनिट इसलिए उस छोटी सी चीज़ को कहा जाता है। कहने को तो वो छोटी सी चीज़ होती है, एक छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन उसके अंदर कई मतलब चीज़ें होती हैं जो कि इसमें फंक्शन होते हैं, संरचना होती है उनकी अपनी। इस वजह से वो यूनिट कहलाते हैं। उन्हें छोटी सी चीज़ कहना गलत होगा। चलिए चलते हैं। हाँ, सजीव किससे बने होते? सबसे पहली बात ये, सजीव किससे बने होते हैं? हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव बसे हुए हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये जीव बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, अमीबा भी हो सकते हैं, कवक मतलब इंग्लिश में फंजाई कहते हैं, जो ब्रेड जब होता है सड़ जाता है तो उसमें लग जाता है, या अचार होता है उसमें सफ़ेद सफ़ेद हल्का सा ग्रीनिश वाला लगता है, तो उसे फंजाई कहते हैं। पेड़ पौधे तथा जीव जंतु आदि हैं। सजीवों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं को इंग्लिश में सेल्स बोलते हैं, सेल्स से बना है। जिस प्रकार एक बड़ा मकान छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना होता है, वैसे ही हमारा शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इंग्लिश में सजीव को लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। हाँ, आगे चल के कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे तो उसका मतलब सजीव होता है। जैसे एक बड़ा सा मकान है, बिल्डिंग है, वो उसको बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती। एक ईंट मिल करके, कई ईंट मिल करके एक बड़ा दीवार बनता है, 4 दीवार बनते हैं, एक रूम तैयार होता है, फिर एक बड़ा मतलब बिल्डिंग तैयार होती है। उसी तरह हमारा शरीर भी मतलब कोशिकाओं से बना होता है। एक कोशिका ही मिल करके कई कोशिकाएं बनती हैं, और कई कोशिकाओं का समूह ही एक बहुत मतलब बड़े शरीर की संरचना करते हैं। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं हमारे शरीर का, पेड़ पौधों का जो संरचना है वो कोशिका से ही होता है। कई कोशिका मिल करके बनाते हैं। अब आते हैं कोशिका पर। सेल, कोशिका की खोज। खोज पर आते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कोशिका को देखा। इसके लिए उन्होंने एक कार की पतली कटिंग को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। उनका अपना एक खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, उसकी सहायता से उन्होंने कार की एक पतली सी कटिंग को लेकर के माइक्रोस्कोप में देखा। तो कार किसे कहते हैं बच्चों? कार की होता है कि दवा की शीशी होती है, उसके ऊपर लकड़ी का लगा रहता है, वो उसे कार कहते हैं। और ये कार जो होता है एक वृक्ष की छाल बाग से प्राप्त होता है, बनाई जाती है। हाँ, तो उसकी कटिंग को लेकर उन्होंने स्वयं द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी से देखा। जब रॉबर्ट हुक ने अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कार की कटिंग को देखा तो इस प्रकार दिखाई दिया ये है। जब उन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप से देखा कार की कटिंग को, तो उनको ऐसा दिखाई दिया, बस ये दीवार है, ये वॉल है। हाँ, इस तरीके का कोष्ठ बना हुआ, प्रकोष्ठ।
ये इस तरीके की संरचना दिखाई दी। हाँ बच्चों, ये इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया सिवाय ये वॉल है इस तरह से बना हुआ है, और कुछ नहीं दिखाई दिया। हाँ, कोष्ठ बना हुआ है। इनको क्या कहते हैं? प्रकोष्ठ। ये बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह इनकी संरचना है। जितने जो सेल्स दिखाई दिए, मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना है। इनको प्रकोष्ठ कहते हैं। हाँ, तो इन प्रकोष्ठों को ही कोशिका कहा गया, जिसका अर्थ है छोटा कमरा या कोठरी। सेल को कोशिका भी कहते हैं, कोठरी भी कहते हैं। तो कोठरी का मतलब होता है छोटा सा कमरा। ये खाली उनको जो है कटिंग में यही दिखाई दिया, वॉल है और इस तरीके की संरचना है। हाँ, मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, इसको कोशिका का नाम दिया गया। अब आते हैं, एक शरीर की रचना छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर होती है, अर्थात एक कोशिका से ही शरीर की रचना होती है। हाँ, आधार क्या है? कोशिका। आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका है। एक कोशिका की अपनी संरचना होती है और उसके अंदर कई प्रकार के कोशिकाओं को इंग्लिश में ऑर्गेनेल्स कहते हैं। हाँ, ये पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसकी अपनी खुद की संरचना होती है, कार्य होते हैं। इसलिए कोशिका को एक छोटी सी चीज ना कहकर एक यूनिट यानी एक इकाई कहते हैं। हाँ, रॉबर्ट हुक के बाद कई वैज्ञानिक कोशिका की खोज में शामिल हुए। सबसे पहले सन 1674 में 1674 में ल्यूवेनहॉक आए। इन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी, इनकी कौन सी माइक्रोस्कोप थी? सूक्ष्मदर्शी थी उन्नत, द्वारा तालाब की जल में एक कोश के जंतुओं, पादपों तथा जीवाणुओं को देखा। ल्यूवेनहॉक जो है उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा तालाब की जल में एक कोश के जंतुओं, पादपों तथा जीवाणुओं को देखकर तालाब के जल के पास गए थे। वहाँ पर उन्होंने एक कोश की जंतुओं, पादपों तथा जीवाणुओं को देखा। अब इसके बाद क्या है? सन 1671 में 1671 ईस्वी में मार्सेलो मेलपीगी ने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया? पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया। अब इसके बाद जो है सन 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक देखा। इसके पहले तो रॉबर्ट हुक ने तो सिर्फ एक ऐसे कोठरी देखा, ऐसे देखा, कुछ और नहीं देखा। लेकिन जब 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने जब देखा तो कोशिका में केंद्रक पाया। ये इस तरीके से, इसमें केंद्रक, ये इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, जिस तरह का संरचना मिला, ये केंद्रक है। अब इसके बाद सन 1839 ईस्वी में 1839 ईस्वी में J.E. पुरकिंजे ने कोशिका में तरल जेली जैसा पदार्थ देखा। उसी जीवद्रव को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उन्होंने जीवद्रव कहा। हाँ, इस तरीके की संरचना उन्होंने देखी। उन्होंने बताया कि ये इस तरीके से होते हैं, ये वॉल होती है सेल की, ये और ये केंद्रक होते हैं और इसमें जो है एक प्रकार का जेली पदार्थ होता है, फ्लूइड होता है, इसे जीवद्रव कहते हैं, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हाँ, इस तरीके से पता चलता गया कोशिका के बारे में। अब इसके बाद आते हैं सन 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में एम स्लीडन और सन 1839 में टी स्वान ने कहा कि सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते तथा ये जीवन की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है। अब इसके बाद जो है सन 1855 ईस्वी में आर विर्चो ने बताया कि सभी कोशिकाएं अपनी पहली वाली पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, इस तरीके से। हाँ, ये है तो इसी से ही कई सेल बनते हैं। हाँ, इस तरीके से बनते हैं, पहली वाली सेल से आगे भी बनेंगे।
अब इसके बाद आते हैं हम लोग कोशिका सिद्धांत पर। सन 1838 ईस्वी में, वही 38 ईस्वी में जे स्लाइडन ने तथा 1839 में थियोडोर श्वान ने 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कोशिका के संबंध में बताई, जिसको कोशिका सिद्धांत का नाम दिया गया। कोशिका का सिद्धांत, इन दोनों ने, स्लाइडन और श्वान ने 3 महत्वपूर्ण बातें बताई कोशिका के संबंध में, जिसको कोशिका सिद्धांत का नाम दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार वो 3 बातें क्या थी? पहला है, कोशिका को शरीर की रचनात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिका के बने होते हैं, तो बहुत से अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, इन्हें बहुकोशिकाएं कहते हैं। दूसरा है, कोशिका बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। दूसरा है, कोशिका जीवधारी के शरीर की क्रियात्मक इकाई भी है, क्योंकि जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती है। हाँ, जो हमारे शरीर का जो फंक्शन होता है, तो वो एक सेल के अंदर से ही शुरू हो जाता है। तीसरा है, कोशिका में विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाएं पुरानी पूर्ववर्ती अपने पहले वाले सेल से कोशिकाओं से ही बनती हैं। सभी जितनी भी नई कोशिकाएं हैं अपनी पुरानी वाली कोशिकाओं से बनती हैं। ये 3 बातें उन्होंने बताई जो सिद्धांत में था। सभी जीव जंतु एक कोशिका से बने होते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं सभी एक कोशिका से ही बने होते हैं या बहुकोशिका से बने होते हैं। सभी जीव जंतु या तो एक कोशिका से बने होंगे या बहुकोशिका से बने होंगे। ठीक है, ये सेल है, ये कोशिका है। सेल के आधार पर देखा जाए तो मतलब जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर एक कोशिकीय और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय। सेल के हिसाब से देखा जाए तो जीव एक सेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। एक कोशिकीयों को यूनिसेलुलर कहते हैं, बहुकोशिकीय को मल्टी सेलुलर भी कहते हैं। सभी जीव जंतु चाहे एक कोशिका के बने हो या कई कोशिकाओं के बने हो, वो कोशिका से ही बने होते हैं। ये मेन पॉइंट है कि वो मतलब चाहे एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, बने तो कोशिका से ही होते हैं। एक कोशिकीय जीव के उदाहरण कौन कौन से बच्चों, ये देखना है। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, बैक्टीरिया है और नीले हरे शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको क्लेमाइडोमोनास कहते हैं। हाँ, इसके बारे में आगे की क्लास में पढ़ा जाएगा। कोशिका की, अब आते हैं हम लोग कोशिका की आकृति एवं आकार पर। कोशिकाओं की आकृति एवं आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। जैसा उनका कार्य होता है उस तरीके से उनकी आकृति आकार बन जाती है। कुछ कोशिकाएं तो अपना आकार बदल लेती हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा। हाँ, अमीबा अपना आकार बदलता रहता है, उनको भोजन चाहिए तो भोजन के अनुरूप वो अपना आकार बदल लेते हैं। कुछ जीवों की कोशिकाओं का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए एक विशिष्ट कोशिका होती है, जैसे तंत्रिका कोशिका। हमारी बॉडी में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका कोशिका होती है बच्चों। प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए एक विशिष्ट कोशिका होती है, जैसे तंत्रिका कोशिका। ये सबको कंट्रोल करती है, मतलब मैसेज भेजती रहती है, सबको नियंत्रण करती है। तंत्रिका कोशिका पूरी बॉडी में सबसे लंबी कोशिका होती है। प्रत्येक कोशिका में कई कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं। हाँ, जिसके अपनी संरचना होती है, उनके अपने कार्य होते हैं। कुछ कार्य जो होते हैं, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन, श्वसन, ये सब कार्य होते हैं। हाँ, इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका भित्ति जीवित रहती है और अपनी सभी कार्य करती है।
इन्हीं कोशिकांगों के कारण ही कोशिका जीवित रहती है, अपने सारे कार्य कर लेती है। ये कोशिकांग में बहुत बहुत से अंग आते हैं। कोशिकांग में बहुत से होते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये कोशिकांग मिलकर एक कोशिका का निर्माण करती है, इसलिए कोशिका एक मूलभूत इकाई कहलाती है। ये छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं, सब मिलकर के कोशिका का निर्माण करती है, इसलिए कोशिका एक मूलभूत इकाई कहलाती है। जैसे ये कोशिका है, कोशिका कई कोशिका मिलकर के एक ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक मिलकर के कई ऊतक मिलकर के एक अंग का निर्माण करती है। कई अंग मिलकर के अंगों का समूह एक अंग तंत्र का निर्माण करती है। इस तरीके से हमारे शरीर की संरचना बनती है, हमारा शरीर बनता है, पेड़ पौधों की आकृति मिलती है, बनावट होती है। हाँ, सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जितने भी सेल होते हैं सब में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। पादप कोशिका में सभी पादप में एक ही तरह के होते हैं। उसी तरह सभी जंतुओं में, ह्यूमन बींग्स में, उसके सेल में सब एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। ये अमीबा है, ये यूनिसेलुलर, ये दोनों अमीबा है, ये आकार है। ये यूनिसेलुलर है, ये इसमें देखिए ये सब है। ये एक सेल मतलब मल्टी सेलुलर है। इसमें जो है एक सेल का है, आकार बदल लेते हैं, होते एक ही सेल है, इसमें कई सेल हैं। तो ये मल्टी सेलुलर है। अमीबा जो है अपने भोजन को पाने के लिए अपना आकार उसी तरह बना लेती है। ये भोजन है, इसको चाहिए तो ये इस तरीके से अपना आकार बना लेती है, इस तरीके से, और अंतर्ग्रहण कर लेती है। हाँ, अब पैरामीशियम पर आते हैं। ये यूनिसेलुलर के उदाहरण है। पैरामीशियम में ये है, बाहरी है, ये सेल है, यूनिसेलुलर है, इसमें बाहर सीलिया है, सीलिया से ही इनका काम हो जाता है। तो ये सीलिएट कहलाते हैं। सीलिएट रहते हैं ये अंदर ऐसे। सीलिएट होता है, एक कोशिकीय होता है, तालाब की स्टैंड वाटर में पाया जाता है। सारे फंक्शन एक कोशिका में होते हैं। अमीबा में भी, पैरामीशियम में भी सारे फंक्शन एक ही सेल में होता है। जीवाणु भी है, तीसरा उदाहरण जीवाणु है। ये जीवाणु है, हाँ, ये एक सेल है। एक सेल। जीवाणु अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हाँ, अच्छे का मतलब बेनिफिशियल, जो हमें फ़ायदा देते हैं, और बुरे मतलब हार्मफुल होते हैं। दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये सभी जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया सब जगह पाए जाते हैं, बॉडी में भी होते, तालाब में भी होते हैं, खाद्य पदार्थ में भी होते, हर जगह मतलब जीवाणु होते हैं। अब आते हैं मल्टी सेलुलर पर। जब घर में ढेर सारे लोग होते हैं तब श्रम विभाजन होता है। हाँ, जिस तरीके से घर में ढेर सारे लोग होते हैं तो श्रम विभाजन होता है। जब अकेला कोई होता है उसको सारे काम करने पड़ते, वो खाना भी बनाएगा, बाहर से भी लाएगा, वो झाड़ू भी लगाएगा, वो हर काम उसी को करना पड़ता है। लेकिन जब ढेर सारे लोग होते हैं तो काम बढ़ जाते, तो श्रम विभाजन होता है, अर्थात सारे काम बढ़ जाते। कुछ काम कोई एक कर लेगा, कोई कुछ काम दो मिलके कर लेंगे, कुछ काम कोई वो कर लेगा, इस तरीके से बढ़ जाता है। मल्टी सेलुलर में यही बात होती है। जैसे तंत्रिका है, श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, नियंत्रण है, ये सभी काम होते हैं, सब बट जाते हैं। तंत्रिका वाला काम तंत्रिका तंत्र करता है, श्वसन का काम श्वसन तंत्र करता है, पाचन का काम पाचन तंत्र करता है, उत्सर्जन का काम उत्सर्जन तंत्र करता है, नियंत्रण का काम नियंत्रण वाला केंद्र करता है, ब्रेन करता है। अब उदाहरण के लिए मानव जाति, ह्यूमन बींग्स, एनिमल और पेड़ पौधे, ये सब मल्टी सेलुलर होते हैं। कोशिकाएं बहुत तरह के होते, बहुत तरीके के होते हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, है ना, कंपोनेंट्स होते हैं, और वो सब कोशिकांग ही होते हैं। एक कोशिका इन्हीं कोशिकांगों के द्वारा अपनी सारी क्रियाएं कर पाता है और जीवित रह पाता है। अंदर जो है कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, और ये उनके अपने संरचना होते हैं, फंक्शन होते हैं, पहले भी बताया है।
और इन्हीं के कारण जो है ये कोशिका जीवित रहता है और अपनी सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। अब आते हैं, कोशिका एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, इसका प्रोटेक्शन भी मतलब इसकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा आवरण के लिए एक झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हाँ बच्चों, अब हम कोशिका की संरचनाएं अगली वीडियो में हम बताएंगे। हाँ, थैंक यू वॉचिंग दिस।